नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन शिक्षा के परीक्षा विद रजत चैनल पर। मैं हूं आपका अपना रजत पाल। दोस्तों, आज हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो हिंदी का होगा और इससे बहुत सारी परीक्षाओं में सवाल बने हैं। और सबसे ख़ास बात है कि हम लोग इसको बुक के एक टेबल फॉर्मेट में जब याद करने का प्रयास करते हैं तो वो वहाँ पर हमें याद नहीं होती हैं। तो इन्हें याद करने के लिए हम एक और तरीके का उपयोग कर सकते हैं ताकि शायद ये हमें याद हो जाए। मतलब हम कोशिश करेंगे कि इन्हें हम एक बेहतरीन तरीके से याद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपने हेडिंग देख ली होगी, हिंदी की बोलियां, वर्गीकरण तथा क्षेत्र। मतलब भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं। बहुत कुछ बातें आपको बताता हूँ, पहले से हम लोग समझ लेते हैं। एक तो आपने सुना होगा बोली, फिर आपने सुना होगा उपभाषा, और फिर आपने सुना होगा भाषा। ये इतने टर्म सुने होंगे। पहले हम इन तीन को समझते हैं, इनमें अंतर क्या होता है। तो बोली जो होती है वो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। किस क्षेत्र में बोली जाती है भैया? जिसका एक सीमित दायरा होता है और प्रॉपर वो उसी क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे हम जहाँ रायबरेली में हम लोग रहते हैं, रायबरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, लखनऊ, इन सब क्षेत्रों की अपनी एक प्रॉपर बोली है ना। जैसे अब हम कहते हैं हम पंचे, तो पंचे और कहीं नहीं है, हमारे यहाँ ही है। तुम्हारी कहती, हमारी कहती, वही होता है। इस कहती, उस कहती, कई जने, ऐसे करके बोलते हैं ना। ये जो आपको प्रॉपर एक छोटे सीमित क्षेत्र में बोली गई भाषा है उसको ही हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। दूसरी खास बात है कि इस बोली का कोई साहित्य नहीं होता है। इसका कोई साहित्य नहीं होता है। कौन से में? बोली में। अब कई सारी बोलियां मिलकर के, कई बोली मिलकर के काहे का निर्माण करती हैं भैया? तो आपने बोला कि इस उपभाषा का निर्माण करती हैं। मतलब हम बोलें कि कई बोलियों का समूह, कई बोलियों का समूह ही क्या कहलाता है? उपभाषा कहलाता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, इसमें आपको साहित्य मिलेंगे। मतलब इन उपभाषाओं में हमें क्या प्राप्त होता है भैया? तो हमें यहाँ पर साहित्य प्राप्त होता है। और कई सारी उपभाषाओं से, कई उपभाषा से हमको क्या प्राप्त हो जाता है दोस्त? तो हमें प्राप्त हो जाती है भाषा। और हम कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। मतलब हिंदी भाषा की हम उपभाषा जानेंगे, बोली जानेंगे, तभी तो हमें भाषा प्राप्त होगी। अरे भाई, हमारे अनुसूची 8 में, दोस्त आराम से सुनना, हमारी अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिनमें आपने सुना होगा कि प्रारंभ में मात्र 8 भाषाएं, सॉरी 14 भाषाएं थी। फिर एक जुड़ी, है ना, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो 15 हो गई। फिर हम नमक जोड़े हैं, नमक के बाद हम BDMS जोड़े हैं, एक डिग्री होती है, इसको हम लोग बीड़ी माचिस से भी याद कर लेते हैं। तो सिंधी, ये जो 15वीं जुड़ी थी, ये सिंधी थी, सिंधी। और फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इस तरीके हमारे संविधान में भाषाएं जुड़ी थी। तो वर्तमान में हमारे यहाँ कितनी भाषाएं हैं? 22। उनमें से एक भाषा कौन सी है? हिंदी है ना। हाँ, इसको हिंदी को हिंदी में ही लिखते हैं, हिंदी पढ़ते हुए। तो ये एक जो भाषा है हिंदी। अब हिंदी कौन कौन सी उपभाषाओं से बनी हुई है, कौन कौन से अपभ्रंशों से बनी हुई है, कौन कौन सी बोलियों से निर्मित हुई है, इन सब चीज़ों की बात हम अब इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो चलिए, हमें जो याद करना है वो खास बात, इतना आप समझ गए होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें, आप अपने इसको नोट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि आप समझ सकें कि बोली जो होती है उसका कोई साहित्य नहीं होता है, जबकि उपभाषा का साहित्य होता है, और भाषा का तो एक विस्तृत पूरा साहित्य होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके आगे की बातें। दोस्त ध्यान से देखते चलिएगा और होप शोप आपको चीज़ें याद हों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए भाई, अब सवाल आता है कि हिंदी में कितनी अपभ्रंश हैं, कितने अपभ्रंश हैं? तो अपभ्रंशों की संख्या है भैया 5। कितने अपभ्रंश हैं? 5। उपभाषा कितनी है? तो इनको भी बताएंगे कि इनकी भी संख्या कितनी है, 5 है। बोलियाँ मैं आपको ना अकॉर्डिंग में ही बता देता हूँ। आप जब लूसेंट पढ़ेंगे
तो उसमें 17 बोलियां बताई गई हैं, और जब आप नालंदा पढ़ेंगे तो उसमें आपको 18 उपबोलियां बताई गई हैं। याद रखना, अभी पीजीटी का एग्ज़ाम जब हुआ था 2019, तो वहाँ पर आया था कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं, ऑप्शन में 16, 17, 18, 19। तो आप देखेंगे कौन सा लगाया गया था, 18 लगाया गया था। लूसेंट पे कितना, 17 है। जब 18 ना हो तब आप कौन सा लगा सकते हैं, 17 लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ बोलियों की संख्या कितनी है, तब आप बताएंगे इनकी संख्या 18 है। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से अपभ्रंश हैं। तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्ट मैप पे भी लिखते चलते हैं। दोस्त आराम से सुनिएगा, पहले हम लोग देखेंगे अपभ्रंश के बारे में, कौन कौन से अपभ्रंश हैं, है ना। तो एक ये रहा भाई अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। एक यहाँ पर है, इसको हम कहते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश। मैं अपभ्रंश लिख दूं, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ अपभ्रंश। आप अभी कुछ मत करना, आप फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अपभ्रंश इन्हीं अपभ्रंश से मिल करके हिंदी बनी हुई है ना। और जो आप ये देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। इसको दोस्त हम कहते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है भाई। और जो आप ये देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं उपनागर, राजस्थान की तरफ वाला हिस्सा, उपनागर अपभ्रंश। तो मैंने बताया है कि कितने अपभ्रंश होते हैं, 5 होते हैं, और आपको कितने मिल गए हैं, 4 मिल गए हैं। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं खस अपभ्रंश। दोस्त आराम से बस आप देखते चलना। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अपभ्रंशों की संख्या कितनी है, तो आपने देखा कि हमने 5 बताया। अब आपको यहाँ पर कितने अपभ्रंश मिल गए हैं, 5 के 5 अपभ्रंश मिल गए हैं। दोस्त ये जो आप खस अपभ्रंश देख रहे हैं ना, ये सौरसेनी का ही हिस्सा है, ये सौरसेनी के ही अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, सौरसेनी का ही एक भाग है खस अपभ्रंश। तो आपको मैंने 5 अपभ्रंश दिखा दिए हैं। अब मैं 5 इनमें जो उपभाषाएं हैं उनको बताने वाला हूँ। मतलब मागधी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, अर्धमागधी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, या सौरसेनी के अंतर्गत कौन सी उपभाषा है। तो अब हम देखने वाले हैं उपभाषा। दोस्त आराम से देखिएगा, इसको हम कहते हैं बिहार में बोली जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं बिहारी हिंदी। कौन सी हिंदी कहते हैं दोस्त, इसको हम कहते हैं बिहारी हिंदी। ये जो आप देख रहे हैं अवध के क्षेत्र में है, इसको हम कहते हैं पूर्वी हिंदी। बस यही कन्फ्यूज़न होता है, हम लोग पूरे पूर्व में जा कर के हिंदी को डिफाइन करने लग जाते हैं और दूसरा भाषा बता देते हैं, पूर्वी हिंदी। और भैया ये पश्चिम की ओर हिंदी है। अब जब राजस्थानी आती है तो हम डायरेक्शन के हिसाब से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों मिड में पड़ रही हैं एक्चुअल में, और बिहार जो पूर्व में पड़ेगा वो बिहारी हिंदी होगी, और जो पश्चिम में पड़ेगा उसको हम कहते हैं राजस्थानी हिंदी। इसको हम लोग कहते हैं भैया राजस्थानी हिंदी। आपने 4 क्या देख लिए हैं, आपने 4 उपभाषाएं भी देख ली हैं। कौन सी बच गई है, तो ये कौन सा क्षेत्र होगा, पठारी होगा, मैदानी होगा, कौन सा होगा। तो आप बताएंगे ये पहाड़ी होगा। ये कौन सी हिंदी होगी, पहाड़ी हिंदी होगी। मैं हिंदी लिख देता हूँ, ये भैया है पहाड़ी हिंदी। तो आपको मैंने 5 उपभाषाएं बताई हैं और वो 5 की 5 आपको हमने दिखा भी दी हैं। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपभ्रंश भी समझ गए होंगे, आप उपभाषा भी समझ गए होंगे। अब जो हमारा अगला टर्म आएगा वो ये हमें 17 और 18, मतलब 17 भी देखनी है, और जो 18वीं जिसको जोड़ दिया जाता है इस नालंदा में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके बारे में। बिहारी के अंतर्गत एक बोली आती है मैथिली बोली। कौन सी भैया, मैथिली, मैथिली बोली आती है। अच्छा, फिर एक आपने भोजपुरी सुना होगा, भोजपुरी आती है। और एक है जिसको हम मगध के क्षेत्र में थी, मगही। क्या नाम था इसका भैया, मगही। तो आपने देखा कि इसके अंतर्गत कितनी आ गई हैं, इसके अंतर्गत 3 बोलियां आ गई हैं। मैं इनको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अपभ्रंश का नाम मैंने लिख दिया है मागधी। आप इस डायग्राम को भी चाहें तो बना लें, और आप चाहें तो इस बॉक्स को भी बना लें। मागधी किस अपभ्रंश के अंतर्गत, किस उपभाषा के अंतर्गत आ रही है, तो आप बताएंगे ये
बिहारी के अंतर्गत आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही दोस्त? बिहारी के अंतर्गत आ रही है, बिहारी हिंदी। ठीक है भाई, आप इसको भी मेंशन कर लें। उसके बाद अगला जो बोलियां आ रही हैं, बोलियां अब आप समझ ही गए होंगे कौन कौन सी हैं। एक मैथिली, दूसरी आपको कौन सी दिख रही है? भोजपुरी, और जो तीसरी दिख रही है दोस्त वो कौन सी है? मैं इधर लिख देता हूँ ताकि हमें स्पेस की कमी ना हो। तीसरी कौन सी है? तो आप बताएंगे ये मगही भाषा है। आप इतनी बात समझ पाए हैं? अब हम आपको दूसरा अपभ्रंश बताते हैं भाई। दूसरा अपभ्रंश हम इधर से ही किनारे किनारे चलते हैं। आपको दिख रहा होगा अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। मैं बार बार अपभ्रंश नहीं लिख रहा हूँ, इसमें आप हमें उपभाषा बताएं दोस्त, इसमें कौन सी उपभाषा है अर्धमागधी में? बहुत बढ़िया, उसका नाम है पूर्वी हिंदी। उसका नाम है पूर्वी हिंदी। ठीक है, अब आप हमें बोलियां बताएं जरा, मैं ही आपको बता देता हूँ। एक तो जो हम लोग बोलते हैं अवध के क्षेत्र में, अवधी, अवधी भाषा। फिर हम और नीचे की ओर आएंगे तो हमें एक भाषा मिलेगी, आएंगे नीचे की ओर और आएंगे तो यहाँ एक बघेलखंडी मिलेगी, बघेलखंडी। और नीचे की ओर एक राज्य पड़ता है छत्तीसगढ़, तो वहाँ पर कौन सी आ जाएगी भैया? तो यहाँ पर आ जाएगी छत्तीसगढ़ी। ठीक, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगी छत्तीसगढ़ी। मतलब अवधी, बघेलखंडी और छत्तीसगढ़ी कौन सी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं? तो आप बताएंगे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और कौन से अपभ्रंश में बोली जाती हैं? तो आप बताएंगे अर्धमागधी में। मैं बोलियों का नाम लिखता हूँ। पहली है अवधी, दूसरी आपको कौन सी दिख रही है दोस्त? दूसरी का नाम है बघेलखंडी, बघेलखंडी। और तीसरी कौन सी दिख रही है आपको? बहुत बढ़िया, तीसरी आपको दिख रही है छत्तीसगढ़ी। ठीक है भाई, तो आपने देख लिया है कि अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। अवधी है, बघेलखंडी है, छत्तीसगढ़ी है। और जो तीसरा जो हमारा अपभ्रंश है उसका नाम है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश, मैं अपभ्रंश नहीं लिखता हूँ, सौरसेनी अपभ्रंश, ये तीसरा आप पढ़ रहे हैं। सौरसेनी कौन सी हिंदी के अंतर्गत है, या सौरसेनी अपभ्रंश में कौन सी हिंदी आती है? तो आप बताएंगे इसमें पश्चिमी हिंदी आती है। आप इसको भी मेंशन कर लेना। आप बॉक्स बनाएं या ना बनाएं, यकीन माने अगर आप इसको स्क्रीनशॉट के तौर पर रखते हैं तो भविष्य में आप कभी बोली, भाषा और अपभ्रंश नहीं भूलने वाले हैं। तो इस बात को दिमाग में ज़रूर रखिएगा। अब इस पश्चिमी हिंदी में क्या क्या बोला जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं बांगरू। बांगरू, ये बांगरू कुछ नहीं है, हरियाणवी भाषा है। हरियाणवी, थोड़ा इधर चला गया, आप समझ जाएंगे, हरियाणवी। तो ये बांगरू भाषा होती है, बड़ी प्यारी भाषा है। सबसे बेहतरीन मुझे कोई लगती है अवधी के अलावा, वो तो मेरे क्षेत्र की ही है, सबसे बढ़िया लगती है बांगरू भाषा। बहुत बहुत एक नंबर भाषा है। फिर एक होती है खड़ी बोली, खड़ी बोली है ना, इसको हम लोग कौरवी भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिखे देता हूँ, कौरवी भाषा। और दक्षिणी क्या होती है फिर वो आगे जब आप और डीप पढ़ेंगे, तो अभी अपन बेसिक याद करते हैं ना। फिर यहाँ पर एक भाषा है जहाँ कृष्ण जी थे, ब्रज, और ब्रज से ही निकल करके दो आती हैं, कन्नौजी भाषा है ना, कन्नौजी। और एक यहाँ पर होता है जिसमें आल्हा है, बुंदेलखंडी। हालांकि बुंदेलखंडी के अंतर्गत भी एक बनाफरी आती है, उस बनाफरी में है आल्हा, जिसको जगनिक ने लिखा था ना। तो इसमें कितनी मिली आपको? 1 2 3 4 5, 5 आपको पश्चिमी हिंदी में मिल गई हैं। मैं उन पांचों के नाम लिख देता हूँ भाई। सबसे पहले आपको कौन सी मिली है? बांगरू, बांगरू भाषा मिली है। दूसरी आपको कौन सी मिली है? खड़ी बोली मिली है। ठीक है, और तीसरी आपको कौन सी मिल गई है? तो दोस्त तीसरी आपको मिली है ब्रज, चौथी मिली है कन्नौजी, कन्नौज के क्षेत्र में। जरा आप हमें बताना कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है? इत्र नगरी किसको कहा जाता है? इसको ना महोदय नगर या श्री महोदय के नाम से भी जाना जाता है कन्नौज को।
तो इत्र नगरी आप समझ ही गए होंगे, ना लिखें आप, समय न बर्बाद करें। पांचवा, कन्नौजी के बाद पांचवी कौन सी दिख रही है? तो आप बताएंगे बुंदेलखंडी। अच्छा, आप हमें साइंस सिटी बता देना, साइंस सिटी किसे कहा जाता है? बुंदेलखंडी। अच्छा, ये 5 आपको दिख गई हैं। अब हम कौन से अपभ्रंश में चल रहे हैं? तो ये रहा आपका उपनागर अपभ्रंश। भैया अगला जो अपभ्रंश है उसका नाम है उपनागर अपभ्रंश। मैं इसको यहाँ मेंशन किए देता हूँ, उपनागर अपभ्रंश। अब हम इसे उपभाषा में देखेंगे कि किस उपभाषा में आता है ये। तो ये आता है भैया राजस्थानी हिंदी में। कौन सी उपभाषा है भाई? ये राजस्थानी, ये आपका राजस्थानी हिंदी है ना। चलिए भाई, ये रहा राजस्थानी हिंदी। अब इसमें हमें 4 भाषाएं मिलने वाली हैं, 4 भाषाएं। सबसे ऊपर मिलती है जो भाषा ऊपरी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान में, यहाँ मिलती है भैया मेवाती। क्या नाम है इसका? मेवाती। दक्षिण में जो है इसका नाम है मालवी, मालवा के क्षेत्र में है, ये एमपी तक जाती है। मैंने कहीं क्षेत्र नहीं लिखाया है क्योंकि हमें अभी इसका सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना है। जब आप आगे पढ़ेंगे, और किताबों में भी बहुत एक्सप्लेन करके लिखा है कि कौन से ज़िले में, जैसे कोटा के क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, जयपुरी कहाँ बोली जाती है। अब इस पूर्वी की तरफ यहाँ पर बोली जाती है जयपुरी, जयपुरी। इसको ना ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं। अब मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जो पश्चिम की ओर है इसका नाम है मारवाड़ी, मारवाड़ी। मतलब हम यूँ कहें पश्चिमी, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ यहाँ पर ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऐसे करके ऊपरी या उत्तरी राजस्थान में मेवाती बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थान में मालवी बोली जाती है, कहीं कहीं मालावी लिखा रहता है, कोई बात नहीं, वही बात है। और पश्चिमी राजस्थान में तो आप बताएंगे मारवाड़ी बोली जाती है। और जब पूर्वी में पूछेगा तो इसको हम बताएंगे जयपुरी। क्या बताएंगे भैया? जयपुरी। और इसको हम लोग ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं, ढूढ़ा और अड़ी ना। कुछ किताबें जैसे नालंदा पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक और बात आती है, इस जयपुरी को कुछ जगह पर पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत भी रखा गया है। 3 ही बताई गई हैं, हालांकि हम उतना डीप नहीं जाते हैं, हम इन चारों राजस्थानी हिंदी को यहीं पर पढ़ लेते हैं। और अंतिम अपभ्रंश आपको कौन सा दिख रहा है भैया? पाँचवा। पाँचवा कौन सा है? खस अपभ्रंश। ये आपको जो दिख रहा है इसका नाम है खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश। इसको मैं 5वां लिखे देता हूँ, ये रहा 5वां। और जो खस अपभ्रंश है वो कौन सी उपभाषा में है? पहाड़ी। इसको हम कहते हैं पहाड़ी हिंदी। ठीक है भाई, इतनी बात हम लोग सीख गए हैं। अब इसमें एक खास बात आती है, कौन कौन सी बोली बोली जाती है ना, तो हमें ये खास बात देखनी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक तो हम लिखे दे रहे हैं कुमाऊनी, कुमाऊनी, और एक इधर लिखे दे रहे हैं गढ़वाली। शायद आपको थोड़ा सा यहाँ ना दिख रहा हो, आप ध्यान से देख लीजिए। एक कुमाऊनी मैंने लिखा है, एक गढ़वाली लिखा है। अब मैं इनका क्षेत्र लिखे देता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं, ये पूर्व में बोली जाती है तो ये पूर्वी पहाड़ी हिंदी है, पूर्वी पहाड़ी। और ये कौन सी है? ये पश्चिमी पहाड़ी हिंदी है। क्या आप इतनी बात समझ में है? आपसे पूछे कि पश्चिमी पहाड़ी हिंदी कौन सी है तो आप बताएंगे गढ़वाली, और जब पूछे पूर्वी पहाड़ी हिंदी कौन सी है तो कुमाऊनी बता देंगे। आप यहाँ तक जब इनको जोड़ेंगे दोस्त, तो इनकी संख्या में जोड़ कर बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 6 5 11, 11 3 14, और 14 3 17, 17 हुई है। मतलब हम लूसेंट के हिसाब से कर चुके हैं। यहाँ पर एक मढ़ियाली भाषा आती है, मढ़ियाली, ध्यान से देखना आप। और ये मढ़ियाली बोली जाती है हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश। पता है इस भाषा को हम कुल्लुई भाषा भी कहते हैं,
कुल्लू मनाली तो सुने होंगे। कुल्लू मनाली कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो कुल्लूई भाषा को मड़ियाली कहते हैं और ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। तो दोस्त, हम लोगों ने इस तरीके से इस पूरे डायग्राम के माध्यम से समझा कि कैसे हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में अलग अलग अपभ्रंश हैं और अलग अलग उपभाषाएं हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप इन्हें पुट डाउन करेंगे तो होप शोप आपको ये बात ज़रूर दिमाग में आएगी, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और घर पे इसको कई बार पढ़ें। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट बेहतरीन से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।